उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। जब शिक्षा उद्देश्य बन जाए, सेवा संकल्प बन जाए और संघर्ष पहचान बन जाए, तब जन्म लेती है एक ऐसी नेतृत्व यात्रा जो इतिहास लिख देती है। सागर की धरती से निकली एक बेटी जिन्होंने पंचायत से राजनीति की शुरुआत की, 3 बार सरपंच बनी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और आज संसद में सागर की आवाज़ बनकर खड़ी हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे अपना आसमा कार्यक्रम में सागर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी की। हम डॉक्टर लता नंदकिशोर वानखेड़े यह लोकसभायाः सदस्यः निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना शपे सत्यनिष्ठया प्रतिजाने यत् अहं विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये, तथा च यत् पदम् अहं ग्रहीष्यामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके अपने कार्यक्रम अपना आसमा की। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कोहली। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी पर। थैंक यू मैम, दमोह में आपका जन्म हुआ, एक गांव में, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में जी, और वहाँ से एक नन्ही सी लता ने सपने देखे कि वो अपने ज़िंदगी में कुछ अलग करेंगी और आसमान की उड़ान भरेंगी। मैम, बचपन कैसा था, कैसी शुरुआत हुई, क्योंकि आप 5 भाई बहनों में शायद तीसरी संतान थी, कैसी शुरुआत थी? देखिए, ऐसा है कि पापा मेरे सर्विस में थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर थे जी। तो हम लोग के निरंतर ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो दमोह के पथरिया में जब पापा थे उस समय मेरा और मुझसे बड़ी दीदी का वहीं जन्म हुआ, और उसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद दमोह आ गए। वहाँ मेरी 4th तक वहाँ मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद हम लोग का छिंदवाड़ा ट्रांसफ़र हुआ। फिर निरंतर सारी शिक्षा मेरी छिंदवाड़ा में हुई। पापा के ट्रांसफ़र होते रहे, पापा जाते रहे, लेकिन चूंकि हम सब बच्चे अब पढ़ने लगे थे तो हम सब छिंदवाड़ा में ही रहे, और मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ। मैम, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 डिग्रीज आपने की जी। और उसके बाद PhD भी की जी मैम। आपने पत्रकारिता में भी पढ़ाई की जी। और जो आपकी PhD है जी। वो रूरल महिलाओं पर आधारित है। जी तो मैम, क्या पढ़ाई का हमेशा से माहौल रहा, ललक थी कुछ अलग करने की? 3 पोस्ट ग्रेजुएशंस के पीछे का कारण पहले तो समझूंगी। देखिए, मेरे जो पापा थे वो पढ़ाई के प्रति उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। उनका कहना था मेरे बच्चे कितना पढ़ सकें, मेरे पापा की उम्मीद थी, और उनका हमेशा से था कि मेरी बेटी जज बने, वकील। मैंने BA LLB किया है। उसके बाद मैंने 3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी और पत्रकारिता से मैंने PG किया है। उसके बाद मैंने महिलाओं के सामाजिक उत्थान में पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पर मैंने PhD किया है। और मेरा महिलाओं के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है। मेरी शादी लगभग 20 वर्ष की एज में हो गई थी, तब मैं इकोनॉमिक्स में MA कर रही थी। आप उसी समय मेरी शादी सागर में हुई, एक व्यवसायी परिवार में। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं निरंतर, चूँकि मेरा जो छिंदवाड़ा का जो कॉलेज था, PG कॉलेज, वो सागर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो निरंतर मैंने पढ़ाई जारी रखी। सागर यूनिवर्सिटी से ही मेरी निरंतर पढ़ाई जारी रही, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। और उसके बाद साथ साथ मैं, जब मेरा कौशल, मेरा बहुत प्रिय विषय है स्किल डेवलपमेंट, तो मैंने शुरू में तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ मैं महिलाओं को कुछ कुछ सिखाने का काम करती थी, जैसे पेंटिंग, बेकिंग, कुकिंग, मैक्रम, बहुत सारी चीज़ें। इस पे मेरा बहुत स्पेशलाइजेशन था, तो मैंने महिलाओं को वो सिखा के, मेरा शुरू से था कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़े। चूँकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वो क्षेत्र ग्राम पंचायत मकरोनिया था, और वो बुंदेलखंड का मुझे लगता बहुत पिछड़ा गाँव
अति पिछड़ा गांव, वहाँ महिलाएं इतने घूंघट में रहती थीं और निरंतर प्रताड़ना झेलती थी। 2-2 किलोमीटर से वो पानी लेके आती थी। और मैंने जो अपना जीवन में जो देखा है महिलाओं की स्थिति उस समय, भयावह स्थिति, उससे मैं बहुत व्यथित हुई और उसी से मैं प्रेरित भी हुई कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। तभी मैंने 95 में एक महिला जागृति संस्था बनाई। बिल्कुल। उसके माध्यम से मैंने निरंतर महिलाओं के लिए काम किया और आज मैंने जिन महिलाओं के लिए काम किया, आज उनका जब मैं देखती हूँ, उनका स्टेटस देखती हूँ, तो आज वो कुछ है, कुछ बन के खड़ी हुई हैं। उसमें एक मैं भी आती हूँ। क्या बात है। क्योंकि मैं केवल गृहस्थ थी और ये कौशल कला केंद्र चलाती थी जी। उसके बाद मैंने 95 में ग्राम पंचायत का पंच का चुनाव लड़ा। पंच सरपंच से भी छोटी इकाई होती है। 95 में मैंने पंच का चुनाव लड़ा। उसके बाद जब 2000 में जब हमारी ग्राम पंचायत ओबीसी महिला सीट हुई आरक्षण के बाद, जब 33% आरक्षण मिला महिलाओं को, उसके बाद हमारे यहाँ पहली बार ओबीसी महिला सीट हुई, तो उससे मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने दूसरी बार 2010 में सामान्य महिला सीट हुई। पर ये तो मैम राजनीति का आपका सफर शुरू हुआ ना, लेकिन ये राजनीति कहीं पर भी आपके छात्र जीवन के दौरान तो नहीं थी, क्योंकि आप छात्र संघ से जरूर जुड़ी हुई थी। जी। पर उस समय शायद आपने राजनीति में जाने की कभी सोची नहीं थी। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। वो तो एक इंसिडेंट है कि मैं राजनीति में आ गई। मुझे तो प्रोफेसर बनना था, कॉलेज में पढ़ाना था बच्चों को। हाँ, लेकिन मैम ऐसा है कि 91 में शादी के बाद ऐसा माना जाता है कि आपके पतिदेव ने आपको प्रेरित किया कि आपको राजनीति के मंच पर आना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम अंदर से चाहती हो कि सबके लिए सब करे, तो उसके लिए तुम्हें राजनीति के मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी माध्यम से महिला का उद्धार कर सकती हो। क्योंकि मैं महिलाओं को एक ही, हमेशा महिलाओं के लिए मैं ये बात करती, जब मैं उनका उत्पीड़न देखती थी, उनकी पीड़ा देखती थी, उनका जीवन देखती थी, तो मैं उनको बस एक ही बात बोलती थी कि अहिल्या क्यों प्रतीक्षारत हो उद्धार हेतु राम की। उठो, उठकर स्वयं सिद्धा बनो, कि अभी भी तुम ना उठी तो हर युग पाषाण समझकर तुम्हें रौंद जाएगा। उठो भी कि अब युग बदल गया है, उद्धार हेतु कोई राम नहीं आएगा। बस इस पंक्ति से मैंने कई महिलाओं को और अपना स्वयं का जीवन बदला है। क्या बात है मैम। 95 में पंच से शुरुआत, जो आपका कदम राजनीति की ओर बढ़ा जी, और फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन तक आपने इस आवाज़ को बुलंद रखा। जी मैम, पंच से लेकर सांसद तक का सफ़र, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही, सबसे बड़ा मोड़ कौन सा रहा? देखिए, मेरे पीछे सबसे बड़ी चुनौती तो महिला होना ही रही है। क्योंकि जिस तरह से मैं देखती थी कि ऐसे कई मंच थे जहाँ पर पुरुषों को एकदम आसानी से जाने मिल जाता था, लेकिन मुझे नहीं। जहाँ पर कई ऐसी चीज़ें आती थी कि मुझे सिर्फ एक महिला होने के कारण रोक दिया जाता था कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं जा पाओगी, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह की बहुत चुनौतियाँ आई। लेकिन राजनीति की उन रपटीली राहों पे से गिरना उतरना। लेकिन यदि हमने संकल्प है हमारे अंदर, यदि हमने फौलादी संकल्प कर लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें वहाँ जाने से रोक नहीं सकती जहाँ का हमने ध्येय लक्ष्य तय किया है। क्या बात है। कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारा पहला अनुभव होता है ना, वो हमेशा हमारे जीवन में काम आता है। जी बिल्कुल। लेकिन मैम, महिलाओं पर शोध कर आप जब उसी पंचायत स्तर पर 20 वर्ष तक लोगों के बीच रहती हैं, आप निर्णय सुनाती हैं, लोगों के विकास के कार्य करती हैं, जी हाँ। और आप बुलंद आवाज़ रखती हैं। वही आवाज़ जब संसद भवन पहुंचती है, तो वो जो पंचायत स्तर का अनुभव था, वो किस तरह मददगार होता है संसद भवन में? देखिए, मुझे लगता है जब कोई इस तरीके की बातें करता है, जब कोई विकास के पुलिंदे बांधने की बात करता है, तब मुझे एकदम लगता है कि ये चीज़ें
आप ग्राम पंचायत स्तर पे देखिए, आप धरातल पे देखिए, बिल्कुल। उसको यदि किसी भी चीज़ का आपको प्रयोग करना है, किसी भी योजना को यदि आपको वाकई देखना है, वाकई उसका इम्प्लीमेंट आपको देखना है, तो आपको ग्राम पंचायत स्तर पर उतर के देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारा भारत ग्रामीण भारत है, और यदि हमने ग्रामीण भारत को सशक्त कर दिया तो समझिए कि हमने पूरा विकसित भारत का सपने को साकार कर दिया। इसलिए मैं समझती हूँ कोई भी योजना, कोई भी दृष्टिकोण ग्राम पंचायत लेवल से की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि मेन तो हम जो शहर के लोग होते हैं, जो महानगरों के लोग होते हैं, उनको उतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं समझती हूँ, ना जागरूकता की, ना शासकीय सेवाओं की होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी एक ग्राम पंचायत के लोगों को होती है। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ों की, उन्हें रोडों की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें ट्रेनों की ज़रूरत होती है, उन्हें रोजगार की ज़रूरत होती है। तो उनको उस चीज़ का प्रॉपर फ़ायदा यदि जब हम वहाँ से शुरू करते हैं तभी सही विकास होता है। और ये किया है हमारे प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई जी ने। हमारी जो कल्पना थी, जो हमारे दिमाग में चलता था, उसको शब्द सह पूरा करने का यदि किसी ने काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से। और उन्हीं के नेतृत्व में अगर हम कहें तो नारी शक्ति का वंदन भी हुआ है, नारी शक्ति का अभिनंदन भी हुआ है। और आज नारी शक्ति पंचायत स्तर से लेकर संसद भवन तक बुलंद आवाज़ भी उठा रही है। मैम, आप महिला आयोग की अध्यक्ष रही, आपने बताया कि महिलाओं पर आपने शोध किया और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की कथाएं थी उसने आपको बहुत व्यथित किया, और आप बहुत करीब से आपने उन्हें जाना, उन पर काम करने की ठानी। एक होता है हम सिर्फ शोध करते हैं जी, लेकिन आपने शोध सिर्फ करने के लिए नहीं किया, आपने वापस आप समाज को क्या दे सकती हैं उस भाव से वो शोध किया और आपने वो करके भी दिखाया। बतौर महिला आयोग की अध्यक्ष आपने 40-41 हज़ार से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की और 21,000 केसेस का निपटान किया। मैम, इतनी शक्ति कहाँ से आती है और क्या वो मामले थे? ज़्यादातर मैम कोई एक ऐसा मामला होता है जो हमारे दिल के पास रह जाता है, जो शायद हम साझा भी कर पाएँ, अगर आप साझा कर सकें। मैम, बहुत अनुभव आया, जीवन का जो सच्चा आईना यदि कहीं दिखा है मुझे तो महिला आयोग में जाके दिखा है कि महिलाओं को किस तरह से महिलाएं पीड़ित हैं, किस तरह से आज भी हम 21वीं सदी जो महिलाओं की सदी कहलाती है, उसमें किस तरह से आज भी महिलाओं को किस तरह से उनकी प्रताड़ना है। तो उसको मैंने बहुत करीब से देखा। उस समय मैं 2016 में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। उससे पहले मैं मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। तो मैंने पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया था, महिलाओं की स्थिति, और उसके बाद मुझे महिला आयोग के अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिली। जब मैं गई तो मुझे 14,000 केस पेंडिंग मिले। पहले तो मैंने उनको निपटाया, उन 14,000 केस जो मुझे पेंडिंग मिले थे। हाँ, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से महिला आयोग का गठन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में, और चूंकि महिला आयोग पे महिलाओं का बहुत भरोसा है कि उनको वहाँ न्याय मिलेगा, बिना पैसे के न्याय मिलता है, किसी तरह की कोई राशि महिला आयोग में नहीं लगती है। और हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से 98 में महिला आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद निरंतर महिला आयोग चलता रहा, लेकिन उस बीच जो भी दिक्कतें हों तो 2 वर्ष तक गठन नहीं हो पाया था। तो उसमें मुझे 14,000 केस मिले, जिनको मैंने मेरी टीम के साथ, उसके बाद मेरा जब नियुक्ति हुई उसके 1 वर्ष बाद हमारी माननीय सदस्याएं आई, क्योंकि हमारे यहाँ 5 सदस्य होते हैं। महिला आयोग अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और सदस्यों को राज्य मंत्री का। तो हमारे 2 सदस्य बन के आए पहले, उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे 3 सदस्य और बन के आए। तो हम लोगों ने इतना वर्क किया, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर में जहाँ मैं रहती थी, पूरे घर में फाइलें पड़ी रहती थी। और हमारे जो वकील होते थे, हमारे जो स्टाफ होते थे, दिन भर हम वहाँ काम करते थे, रात को मैं, क्योंकि इतनी पेंडेंसी निपटाना मामूली बात नहीं थी। हमने दिन रात वर्क किया मैम। हमने एक जिले में 3-3 बेंचें लगाई, हर जिले में। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिलों में हमने 3-3 बेंच लगाई और महिलाओं की सुनवाई की और महिलाओं को तुरंत न्याय देने का हमने काम किया। उस समय महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी रेखा शर्मा जी थी। उनका मुझे प्रॉपर आशीर्वाद मिला, प्रॉपर उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेशन दिया, और इस कारण मैं लगभग 41,000 केसों पे मैंने काम किया है और 21,000 केसों का मैंने निपटारा किया है। और सबसे बड़ी बात, महिला आयोग की जो अनुशंसाएं होती हैं,
उसको सरकार सुनती है। तो हमारी सबसे बड़ी अनुशंसा सुनने का काम यदि किसी ने किया तो उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे। तो उन्होंने हमारी एक ऐसी अनुशंसा कि हमारी जो 12 नाबालिग बेटियों पर रैप होता है तो उसके लिए एक ऐसा कानून बनाना कि उस अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाए। तो महिला आयोग की अनुशंसा पर वो कार्य हुआ। क्या बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया मध्य प्रदेश में, और उसमें कई लोगों को उस कानून के तहत सज़ा भी मिली। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, अब नहीं होती इस तरह की घटनाएं। तो अपराधी जो होते हैं वो विकृत मानसिकता के होते हैं, और यदि जब उनके लिए इस तरह के कानून बनते हैं, सख्त कानून, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भय व्याप्त होता है और घटनाएं कम होती। ऐसी हमने कई अनुशंसाएँ की जिसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको अपने शामिल करके और उसके ऊपर कानून बनाने का काम किया है। जी मैम, इस दौरान कई पहलों की शुरुआत हुई जो महिलाओं के लिए थी। जी हाँ। अगर मैं उसमें से एक पहल की बात करूं, कमीशन सखी। जी। तो मैम क्या है ये कमीशन सखी? देखिए, हमारा जो एक्ट है महिला आयोग का, उसमें आप जितनी भी समितियां बनाएं आप बना सकते हैं। मुझे लगता है पूर्व वालों में किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस एक्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मुझे लगा कि एक निचले, क्योंकि मैं चूंकि ग्राम पंचायत से आती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मैंने केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इस चीज़ को अंजाम दिया। तो मुझे लगता था कि मेरे गांव की महिलाओं को तो नहीं पता होता है कि महिला आयोग हैं, वो तो मेरे पास आती हैं, सरपंच जी के पास आती हैं, और मैं उतना ही न्याय दे पाती हूँ जितना मुझे जितनी शक्तियाँ प्राप्त थी उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता था मेरे गाँव की महिलाओं को तो पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था एक समय में कि महिला आयोग भी होता है। तो उसके लिए जब मैं सरपंच थी तो मुझे राज्यपाल, जब से मैं पहली बार सरपंच बनी थी तो मुझे राज्यपाल ने सम्मानित किया था मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सरपंच के लिए जी। क्योंकि मैं क्या करती थी, महिलाओं को न्याय देने की दिशा में काम करती थी, बच्चों के लिए काम। हमारे गांव में उस समय एक एक महिला के 10-10, 12-12, 17-17 ऐसे बच्चे हुआ करते थे। इतने बच्चे, इतनी जनसंख्या नियंत्रण का कोई उनके पास कोई जागरूकता ही नहीं थी। जब मैंने महिला जागृति संस्था बनाई तो उसके माध्यम से सबसे पहले तो मैंने महिलाओं के वो परिवार नियोजन के ऑपरेशन खुद की गाड़ी से उनको ले जा के बड़े बड़े शिविर लगवा के मैंने सबसे पहले वो काम किया। फिर मैंने जो अशिक्षा महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता था उस समय सरकार का एक, तो उससे संबद्ध होके मैंने स्वयं अपने माध्यम से अपने लॉन में, अपने घर के हॉल में लगा के महिलाओं को प्रौढ़ 800, 1000 ऐसे महिलाओं को मैंने एक साल में उनको शिक्षा दी। कम से कम वो अपना नाम लिख सकें, उन्हें कोई बुद्धू ना बना सके, वो कहीं पे कोई साइन ना कर सके। तो मैंने इस पे काम किया। फिर मैं रोजगार के लिए मैंने कई ग्रुप्स बनवाए महिलाओं के, उनको जैसे बिल्कुल एकदम अनपढ़ महिलाएं थी तो उनको बकरी पालन, मुर्गी पालन नाबार्ड के माध्यम से उनके लोन कराए। आप यकीन नहीं करेंगे आप कि मेरी वो बहनें जिनको मैंने बकरी पालन, मुर्गी पालन करके आगे लाया, इतनी घूंघट में रहती थी, आज उनका घूंघट सब उतर गया। आज वो उद्यमी बनी हैं, आज वो बैंक से जुड़ी हैं, आज वो स्वयं बैंक का काम करती हैं, कपड़ों का काम करती हैं, बुटीक खोल ली है उन्होंने, बड़े बड़े कपड़ों का उनका उद्योग व्यापार चल रहा है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है, लगता है कि नहीं अपन ने कुछ किया है और उसमें अपने को सार्थकता प्रदान हुई है। तो इस तरह जब मैं महिला आयोग का काम शुरू में गई तो मुझे ये इतना सब कुछ मुझे पता था, अनुभव था। तो मैंने सोचा कि मेरी उन बहनों को जब कोई दिक्कत आती है तो वो महिला आयोग कैसे आए। तो मैंने सबसे पहले एक जिले में सखी बनाई, आयोग सखी, जिला स्तर पर एक महिला जो थोड़ी पढ़ी लिखी हो, जिसे थोड़ा कानून का ज्ञान। ब्लॉक स्तर पर सखी संगीनी बनाई, हर ब्लॉक में 313 ब्लॉक है मध्य प्रदेश में, 313 ब्लॉकों में सखी संगीनी, ताकि ब्लॉक स्तर तक महिला पहुंच जाए। उसके बाद मैंने पूरे हर ग्राम पंचायत में शक्ति समिति बनाई जी। उसमें 5-5 महिलाओं की एक समिति कलेक्टर के माध्यम से बनवाई, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी इतने गाँव में। तो कलेक्टर के माध्यम से हमने शक्ति समिति बनाई। तो वो शक्ति समिति का काम था पंचायत में बैठना, महिलाओं की छोटी मोटी समस्याओं को लेना और सखी संगीनी तक पहुंचाना, सखी संगीनी के माध्यम से आयोग सखी तक वो आना और आयोग सखी के माध्यम से महिला आयोग में आना। अच्छा, ये पूरा हमने एक साइकिल, एक पूरा प्रोसेस था कि एक महिला कैसे आयोग तक पहुंच सकती है। इसीलिए 41,000 केस आए हमारे पास हमको, क्योंकि महिलाओं को पता चल गया था कि कोई महिला आयोग है और वहाँ महिलाओं को
न्याय मिलता है। आपने बेसिकली प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर दिया कि लोग, आम जो महिला है वो आप तक पहुंच सके। जी हाँ मैम, वैसे तो हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं महिलाएं जी। और अब तो 33% जो है उनको हक भी मिल गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम सब मिलकर, हमारी पार्टी में भी निरंतर हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। अभी हमने देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो जन्म शताब्दी मनाई, उसमें हमने पूरे, उसकी एक कमेटी बनी थी पूरे देश की, उसमें हम भी थे 7 महिलाओं की कमेटी में। तो उसमें हमने यही सुझाव दिया था कि सबसे पहले तो हमको नेतृत्व विकास कैसे हो, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता कैसे बढ़े, इसके ऊपर से हमें, तो हमने हमारे पूरे देश में हमने अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी वर्ष में इस तरह के कार्यक्रम किए। नीचे से महिलाओं को, पंच महिलाओं को, सरपंच महिलाओं को, पार्षद महिलाओं को ला के बुला के उनके अंदर किस तरह से प्रशिक्षण किए, उनके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम किए ताकि उनके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़े। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों को जो इतनी बड़ी सौगात दी है, 33% आरक्षण जो लोकसभा विधानसभा में दिया है, नारी शक्ति वंदन जैसा बिल की सौगात जो हमको दी है, तो आगे चल के जब वो बिल आएगा तो उसके लिए हमें नेतृत्व चाहिए पड़ेगा। महिलाओं का नेतृत्व उभर के आए, इस दिशा में हम लोगों ने ये प्रयास किया। और हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका भी इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि महिला नेतृत्व निकले। तो उन्होंने भी इस दिशा में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और हम लोग ने पूरे देश भर में इस शताब्दी वर्ष में ये वाले प्रयास किए हैं। बहुत सारी महिलाएं, हजार महिलाएं एक विधानसभा में हमने निकाली और उनका प्रशिक्षण कराया। तो अब मुझे लगता है अब महिला नेतृत्व की कमी नहीं है। बिल्कुल। हर विधानसभा में आपको, यदि आप 1 महिला मांगेंगी तो आपको 10 महिलाएं दावेदार मिलेंगी। मैम, खास बात ये है आप में कि सिर्फ नेतृत्व तक नहीं, लोगों के साथ जब जुड़ाव की बात आती है तो उसमें आपका कोई सामी नहीं है। 150 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन आपने उसे बखूबी निभाया। मैम, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए मैम, एक्चुअली हम जिस संगठन से आते हैं जी, तो हम लोगों को इतना सिखाया जाता है कि यदि आप संगठन में आई हैं, आप काम करना चाहती हैं, तो फिर तो आपको पूरा सब कुछ छोड़ के बस उसी में काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग का एक माइंड सेट रहता है कि हमारे संगठन ने मुझे महाराष्ट्र भेजा था, उत्तर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी थी, 12 विधानसभाएं दी थी, जिसमें से हमने 11 विधानसभाओं पे जीत दर्ज की। इस तरह से मध्य प्रदेश का तो मैं इतनी 155 से 60 तक की विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ है। तो निरंतर काम करते, और वैसे भी हमने कई प्रदेशों में जहाँ चुनाव होते हैं, दिल्ली प्रदेश भी हम आए थे, जहाँ भी ऐसे चुनाव होते हैं तो हम लोग को भेजा जाता है। चूँकि हम प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रहे, उस नाते हम निरंतर चुनाव प्रचारों में जाते हैं और हम लोग को जो सिखाया जाता है, जो हम लोग को हमारे अंदर जिम्मेदारी का आभास कराया जाता है, तो वही हमारी ताकत होती, वही हमारी शक्ति होती है। हमारी जो सक्रियता, संपर्क और संवाद, ये जो हमको हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मंत्र मिला है, हम लोग उस मंत्र को लेकर और उसको ही अपनी ढाल, उसको अपनी शक्ति बना के जाते हैं चुनाव में। और विजयश्री जब हासिल होती है तो वो आप समझ सकती हैं कि बिल्कुल मैम, विजयश्री की जब आप बात करती हैं तो मुझे वो 4 लाख से कहीं ज्यादा वोट का अंतर साफ दिखाई देता है, जो आपको, जिसने विजयी बनाया और संसद भवन तक पहुंचाया। क्योंकि सागर की जनता का आपको खूब प्यार मिला। मैं कृतज्ञ हूं मेरे लोकसभा की जनता का। मुझे 4.25 लाख वोटों से उन्होंने विजयश्री बनाया है। और वोट, ये शहर में, मध्य प्रदेश में मेरा दूसरा स्थान है, मुझे इतना ज़्यादा वोट मिला है। तो मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मेरे क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए। वो मुझे सर आँखों पे रखते हैं। अभी भी मैं जाती हूँ तो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं लोग कि मैं गाड़ी से कहीं जाने को निकलती हूँ, जो 1 घंटे का रास्ता होता है मैं 3 घंटे में पहुँच पाती हूँ। क्योंकि मेरे एक कार्यकर्ता फूल माला लेके रास्ते में पलक पावड़े बिछाए बैठे। जितना मेरा सम्मान होता है उतनी मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। मुझे लगता कि नहीं, अब इनकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे इनके लिए
ये करना है। मैं निरंतर, आप देखती होंगी, मंत्रियों से मिलती हूँ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, और अभी मैं बहुत बहुत हर्षित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश आए हुए थे विदिशा में, और उन्होंने मुझे मेरे क्षेत्र के लिए 16,000 करोड़ की राशि क्या बात स्वीकृत की। मेरे जो भी मेरी लोकसभा में जो ऐसी विधानसभाएं जहां पर अभी तक 4 लेन नहीं गई थी, उन सारे क्षेत्र में अब 4 लेन जाएगी। ट्रेन कनेक्टिविटी की बहुत कुछ चीज़ों का मेरे अभाव था, तो रेल मंत्री जी ने हमें बहुत सारा दिया। मैम, ट्रेन का एक मुद्दा आपका संसद भवन में भी आपने आते ही ज़रूर उठाया कि आप चाहती हैं, और साथ ही जो एक आदर्श स्टेशन की भी वहाँ पे सागर की स्थापना हो रही है। लेकिन आपका ट्रेन, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके अलावा भी एक फोकस रहा, एक विजन रहा। मैम, वो क्या प्राथमिकताएं हैं जो आप चाहती हैं कि सागर के लिए आपको वो बदलाव लेकर ही आना है, क्योंकि अब एक महिला शक्ति जो है वो सागर की बुलंद आवाज़ बनकर आई है? मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कौशल विकास उन्नयन पर बहुत फोकस है, और मैंने कौशल विकास की कुछ कमेटी में मैं कुछ दिन रही भी, और मैंने हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए एक सेंटर दिया है, और बहुत जल्दी अब हम उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें महिलाओं को उनके प्रतिभा के अकॉर्डिंग, वो जो सीखना चाहती हैं, वो जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारना चाहती हैं, तो उसके लिए मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ा कौशल उन्नयन विकास केंद्र देने की घोषणा भी की है, और बहुत जल्दी हमारे सागर में वो मिलेगा। और हमारी बहनें जो कपड़े सिलना चाहती हैं वो अपने कपड़ों का उद्योग वहाँ से सीख के प्रारंभ कर सकेंगी। इस तरह से मेरा जो फोकस है कि मेरी सारी महिलाएं काम में जुड़ जाएं, कोई भी महिला ऐसी ना रहे जिसके हाथ में काम ना हो। तो इस दिशा में जो मेरी इच्छा थी, मुझे जो लगता था, वो हम बहुत जल्दी उस पे करने वाले हैं। दूसरा मेरा है शिक्षा। जी, शिक्षा के लिए चूँकि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको और ज़्यादा अपडेट कैसे करें, इस दिशा में मेरा निरंतर प्रयास चल रहा है। माननीय हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैंने कई चीज़ों की, हमारी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट नहीं है उसको देने की बात कही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें एक और अलग से मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। वो हम लोग सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी, तो उसको उन्होंने पूरा किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं का, बच्चों का विकास सुनिश्चित हो, हमारे युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, इस दिशा में मेरा निरंतर प्रयास है। मैडम, हमने एक नया कार्यक्रम भी, अभिनव कार्यक्रम मैंने अपनी लोकसभा में किया है, मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ। कलम की ताकत। मैं उसी पे आने वाली थी, पर आपने खुद ही जिक्र कर दिया। जी, कलम की ताकत नाम हमने उसका रखा। तो उसमें हम बच्चों को, यूनिवर्सिटी से बच्चे ले रहे हैं, स्कूल से बच्चे ले रहे हैं, उनको भी नहीं आना पड़ रहा, वहीं हम जाके उनके जो प्राचार्य रहते हैं उनसे कमरा मांग के, और वहीं कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन का एक सेमिनार लगाते हैं, और बच्चों को उनका कौशल, मतलब कैरियर काउंसलिंग करते हैं उनकी। अच्छा। जैसे बच्चा अब 12th में है, 10th में है, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट वो ले, उसके काय में इंटरेस्ट है, इस तरीके से उसकी काउंसलिंग करने का काम। फिर उसके बाद 12th के बाद बच्चा कहाँ जाए आगे, उसको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। जो कम पढ़े माता पिता होते हैं उनको समझ ही नहीं पड़ता कि बच्चे को किस दिशा में जाना है। बच्चा चाहता है इंजीनियर बने, और माता पिता बोलते हैं नहीं, डॉक्टर बनना है। बच्चा चाहता है कि मुझे बिजनेस में जाना है, और माता पिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है। आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इनका तो बहुत ही, बच्चा चाहता है मैं साइंटिस्ट बनूं, और माता पिता कहते नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है बेटा। तो ये बच्चे की जो काउंसलिंग जब होती है, बच्चे का जब हम देखते हैं कि उसका माइंड किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जाने की उसकी इच्छा है, तो इस तरह से हमारी एक टीम है मैम, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर हमने लिए हुए हैं, बाहर के भी हैं, वो भी आ जाते हैं। तो इस तरह से हम उन बच्चों का पूरा काउंसलिंग करके उनको उस दिशा में ले जाने के लिए, उनके आगे वो किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं, इस दिशा में हम निरंतर काम करते हैं। इसमें हमें बहुत सफलता मिलती है। एक तो बच्चे हमसे जुड़ते हैं, युवा पूरे, उनको हम मोदी जी के विजन के बारे में बताते हैं। जिस तरह से अभी हमने परीक्षा पे चर्चा, ये कितना बड़ा विषय था मैडम, और इसको आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इतने दूरदर्शी, उनकी सोच है कि वो कहाँ, जहाँ तक हम
सोच भी नहीं पाते वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने वो सब किया है, तो उन्हीं की उस लाइन को जी हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी सोच को नीचे तक ले जाने का हम लोग निश्चित काम रूप करते से हैं। स्किल पर आपका फोकस है। स्किल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस समेत कई समितियों की आप सदस्य भी हैं और बाकायदा उस समितियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। संसद में अगर मैं बात करूं, खासतौर पर अगर बजट सत्र की बात करूं, तो 100% आपकी अटेंडेंस है मैम। तो मतलब कोई इस बात पर एक सवाल नहीं कर सकता कि आपने कहीं पर भी जनता की आवाज़ उठाने में कहीं पर भी कोई कमी रखी है, क्योंकि आप वो सागर की बुलंद आवाज़ हैं जो सागर की लहरों से भी ज़्यादा तेज़ अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचा रही हैं। मैम, अब सांसद के इतर एक सवाल, एक सांसद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब परिवार के इतर एक सांसद के लिए परिवार उसका पूरा संसदीय क्षेत्र होता है। मैम, एक तरफ तो सांसद की वो जिम्मेदारी जहाँ पूरा संसदीय क्षेत्र आपका परिवार है जी, एक तरफ जहाँ आप एक घर की बहू हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ हैं, उस घर के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी है। मैम, कितना मुश्किल होता है बैलेंस बना पाना और कितना चुनौतीपूर्ण रहा हमेशा सबके साथ रह पाना और कहीं कहीं किसी को ये कह देना कि नहीं, मेरे लिए शायद ये लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। मैडम, बहुत कष्ट के बाद मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ। मेरी कहानी बहुत, मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरा बेटा हुआ था उस समय मैं महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष थी। और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मेरा बेटा 3 से 4 महीने का था, वेट करता था, उसको मैं छोड़ के जाती थी। और जब मैं आती थी तो मेरी सासू माता मुझे इतना नाराज़ होती थी कि तू माँ है कि क्या है बच्चे को। लेकिन कई बार इतनी ज़रूरी मीटिंग्स आ जाती थी या इतना ज़रूरी काम आ जाता था कि मुझे वो भी देखना पड़ता था। तो उस समय मुझे लगता था कि कभी कभी तो विचलित हो जाती थी कि नहीं, मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन घर परिवार वालों ने इतना सपोर्ट किया मैडम, इतना साथ दिया। और मेरे बच्चे को, मैं सरपंच भी थी, मैं पंचायती राज महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष भी थी, मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी थी। इतने सारे दायित्व के बाद मेरे बच्चे का थोड़ा केयर मुझे लगता कि मुझे अपने हिसाब से कि मैं कम कर पाई। लेकिन मेरे परिवार के लोग ने, मेरी जेठानी, मेरी सासू माता, मेरे घर की बाकी मेरी भतीजियाँ, इन लोगों ने बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उससे बहुत अच्छे से पाला। आज मेरा बेटा लंदन में है, MBA करने गया है, वो बड़ा हो गया है। और घर की ऐसी कई बार ऐसी स्थिति आई कि सासू माता की तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ किसी मीटिंग में हूँ। लेकिन हमारे यहाँ इतना तो कम से कम है कि जब हम अपने संगठन के कोई कार्यक्रम में आते हैं, किसी मीटिंग में, तो हम जब बताते हैं कि हमारे परिवार में ऐसी समस्या है तो प्रॉपर हमें कॉपरेशन मिलता है। प्रॉपर नहीं, पहले घर जाओ, पहले घर देखो, पहले सासू माता की तबीयत देखो, पहले घर देखो, उसके बाद ही मीटिंग में आना। तो ऐसे कई मोड़ आए मैम, जैसे हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कई जगह ऐसा हुआ कि उस समय तो 2003 में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय हम आंदोलन करते थे। कई आंदोलनों में हम छोटे से बच्चे को हमारे लेके जाते थे। हमारा बेटा 2002 में उसकी पैदाइश है, तो मैं अपने बच्चे को लेके जाती थी। तो पत्रकार पूछते थे कि मैडम ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने छोटे बच्चे को लेके आई हैं। फिर हम देते थे जवाब। 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, उस समय भी हम बहुत सारे आंदोलन करने के लिए यहाँ महिलाओं को, मैं कम से कम मैडम 200 महिलाओं को ट्रेन से लेके आई हूँ यहाँ पर। ऐसे कई इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं, ये शायद फील्ड मेरे लिए नहीं है, मैं तो प्रोफेसर बनना चाहती थी, वापस प्रोफेसर ही बन जाती हूँ, कभी लगा इस दौरान? नो मैडम, जब हम लोग आ गए उस फील्ड में फिर तो जुनून होता है कि जब आपके अंदर जुनून पैदा होता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरी पार्टी के लिए कुछ करना है, हमें अपने क्षेत्र का और अपने देश का, प्रदेश का विकास सुनिश्चित करना है। मतलब पीछे कभी हटने की आपने नहीं सोची? जब हाथ में थाम ली है वो मशाल, तो फिर तूफानों से क्या घबराना, इस मशाल को जलाकर ही रहेंगे, यही आपका इरादा रहा। मैम, इस अगले सेगमेंट की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। रैपिड फायर एक राउंड है, बहुत ही छोटे से सवाल और एक शब्द में उसका जवाब। जी मैम, सरपंची, सांसद या फिर महिला आयोग की अध्यक्ष, कौन सा वो पोस्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब रहा? सरपंच। कारण? क्योंकि सरपंच ने ही आज मुझे यहाँ पे लाया है मैम। जब मैं सरपंच बनी तब मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि मैं सांसद बनूंगी।
लेकिन निरंतर काम करते करते लोगों के बीच में रह रह के अपने अंदर भी वो चीज़ आ जाती है कि नहीं, हमें और भी आगे जाना है, आप सबके लिए, महिलाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे पहुंचना है। तो मैं कभी नहीं भूल सकती मेरा वो पड़ाव जब मैं एक सरपंच से यहाँ तक पहुँची। मैम, बचपन का एक वो गुण जो आज भी आप में है और आप कभी उसे नहीं छोड़ पाएंगी। बस मैडम, मैं गाती हूँ बहुत गाने, मुझे गाने गज़ल बहुत शौक है। मैं बचपन से गाती थी, मैं अपने स्कूल में भी गाती थी, मैं अपने कॉलेज में भी गाती थी, लेकिन मैं आज भी उसको नहीं छोड़ पाती। अभी मैं IPU में मैं सदस्य हूँ, तो हम लोग अभी ताशकंद गए थे, वहाँ भी मैंने गाना गज़ल गाई थी। सब इंडियंस का एक हमारा कार्यक्रम था, तो उसमें भी, तो वो शौक मेरा बहुत प्रबल है और मैं उसे नहीं छोड़ पाती। और आज हम चाहेंगे भी कि आप अपना आसमां कार्यक्रम में हमारी तमाम दर्शकों को आप एक गीत ज़रूर सुनाएं, लेकिन उससे पहले क्योंकि रैपिड फायर है, तो मैम पिताजी की बचपन में दी हुई सीख जो आज भी याद है। जी मैम, हमारे मेरे पापा उस ज़माने के इंजीनियर थे और इतने ब्रॉड माइंडेड थे मेरे पापा, तो हम लोग को निरंतर, मैं तो समझती आज हम अपने बच्चों को वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें टाइम नहीं होता। और हमारे पापा हमको निरंतर सीख ही देते रहते थे। रोज़ सुबह से उनका शुरू हो जाता था, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, सबके प्रति अच्छी सोच रखना, सबके लिए अच्छा सोचना। जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तब भगवान आपका भी अच्छा करेगा। इस तरह से निरंतर हमारे पापा हमें सिखाते रहते थे, गलत रास्ते पे नहीं जाना, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, अच्छी पढ़ाई करो, आपको बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है। हर वो सीख आज भी आपके पास है। हर वो सीख हमें आज भी याद है। जी मैम, बचपन की कोई एक घटना, कोई एक किस्सा जो कभी नहीं भूलता? ऐसे कई किस्से हैं, बहुत सारे भाई बहन थे, हम लोग 5 भाई बहन थे, और बस साथ में रहना, साथ में सोना, एक लाइन से सबके पलंग, और वो ज़माना, वो दादी की कहानियाँ, दादी की सीख। जब आज हम वो गज़ल गाते हैं चित्रा सिंह, जगजीत सिंह जी के, तो हमारे पूरे दृश्य वो उभर आता था कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मम्मी पापा दादी पूरे भाई बहन इतना साथ मिलकर रहते थे। लेकिन अब जो छोटे परिवार हो गए हैं मैम, वो बहुत कष्टदायी हैं। एक बेटा या एक बेटी, वो भी बाहर चले जाते पढ़ने, घर का परिवार का वो माहौल ही नहीं होता है जो पहले होता था। खूब रिश्तेदार आते थे घर, खूब घूमते थे, उनको खूब घुमाने ले जाते थे, तो ये चीज़ें बिल्कुल आज भी नहीं जाती हैं दिमाग से। मैम, आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए मैम, मैं तो सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित हूँ। जब हम शुरू में उनको सुनते, मैं बहुत छोटी थी मैम, 11th-12th में थी, तब हमारे घर के सामने एक बार वो आए थे एक के यहाँ, और उन्होंने कुछ युवा बच्चों को बुलाया था बातचीत करने के लिए। उस समय हम गए थे, तो उस समय हमें उन्होंने जो बातें कही युवाओं के लिए, कि मतलब उन्होंने हम लोग के दिमाग में जो डाला एक विषय कि देश के लिए जीना है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ये पंक्तियाँ दिमाग में फीड हो गई कि देश के लिए कुछ करना है। अपने संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से हमें कुछ करना, हमें आगे बढ़ना है, हमें निरंतर। उन्होंने जो हमारे अंदर जो प्रेरणा भरी, हमारे अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के बीज बोए, वो बीज आज पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं मैडम, और उसी विचारधारा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, कौन है आपके जीवन में ऐसा जिसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? मैम, मेरी माँ थी। अब मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरी सासू माता थी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल मैम, आज जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो छोटी सी लता, उसके सपने और जिस मंजिल तक आप पहुँची, क्या वो एक से लगते हैं? बिल्कुल मैम, बचपन में कुछ ऐसा सोचा था कि कुछ करना है, कुछ अलग से करना है, कुछ हटके करना है। तो जब आज मैं एक्चुअली मेरे परिवार के लोग, जब मैं सांसद बनी तो मेरी बहनें और मेरा परिवार बहुत रोते थे कि इतनी सीधी सी बच्ची, इतनी मैं बहुत सीधी थी मैडम। मुझे स्कूल में गौ माता टाइटल मिलती थी कॉलेज में,
तो मेरे घर परिवार कोई लोगों को यकीन नहीं होता कि एक इतनी सीधी बच्ची, एक इतनी मतलब सादगी वाली बच्ची आज कैसे इस मुकाम पे जा सकती, कैसे हजारों लोगों के बीच मंच से दहाड़ सकती है, कैसे भाषण दे सकती। क्योंकि मैडम मैं बहुत वैसा वाला भाषण देती हूँ, बहुत तेज और बहुत वैसा, तो मेरे घर के लोगों को यकीन नहीं होता। कभी कभी तो मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन परिस्थितियाँ इंसान को सब सिखा देती हैं। इतने वर्ष हम लोग जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष ने हमें सिखाया कैसे प्रतिकार करना है गलत का। जी मैम, डॉक्टर लता वानखेड़े जी पर एक किताब लिखी जाए और उसका एक शीर्षक तय करना हो तो क्या होगा उसका शीर्षक? तो आप तय करेंगे मैम? नहीं, अगर आप खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो आप उसका शीर्षक क्या देंगी? बिल्कुल, नई सोच नया भारत। क्या बात है, नारी शक्ति। क्या बात है। और ये वो बुलंद नारी शक्ति है जिन्होंने बहुत सी महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डाला, जिन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और आज उनकी ज़िंदगी की किताब खुद यही कहती है कि नारी शक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और वो और खूबसूरत हो जाती है जब महिलाएं होती हैं आपके जीवन में, चाहे वो एक माँ के रिश्ते में हो, एक बहन के, एक पत्नी के, एक दोस्त के या एक बेटी के, आपकी ज़िंदगी में रंग भर देती है। बहुत सी महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही होंगी। ज़िंदगी के आपके लिए क्या मायने हैं और क्या संदेश आप साझा करना चाहेंगी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम? मैम, मैं महिलाओं से केवल एक ही शब्द कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, मेरा एक ही संदेश रहता है। जिस तरह से जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं मुझे याद आती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। तो मैं आज की नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ कि तुम केवल श्रद्धा नहीं हो, तुम केवल श्रद्धा नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम कालरात्रि हो, तुम सुषमा स्वराज हो, तुम ब्रह्मांड की कल्पना हो, तुम कल्पना चावला हो, तुम सब कुछ हो, तुम वो सब कुछ हो जो इस ब्रह्मांड में कर सकती हो। बस तुम्हें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। जिस दिन हमने जीवन का ये मंत्र बना लिया, हमें दुनिया की कोई ताकत कहीं जाने से नहीं रोक सकती। क्या बात है। ये बिल्कुल नारी शक्ति है जो भारत का कल थी, जो भारत का कल है और जो भारत का आज है। वो नारी शक्ति जिसके होने से विकसित भारत वर्ष 2047 से पहले ही इस मुकाम को हासिल करेगा, क्योंकि आज नारी नेतृत्व की बात होती है। आज नारी जो है वो कल्पनाओं से परे वो कार्य कर जाती है और विकसित भारत में हम योगदान भी दे रही है। मैम, क्योंकि जाने का समय आ गया है, बात तो नहीं कह सकते कि आपसे अलविदा ली जाएगी, लेकिन चूँकि आप इतनी अच्छी गायिका हैं, IPU के मंच तक आपकी आवाज़ कितने ही नेताओं ने सुनी है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अपना आसमां कार्यक्रम में आप ज़रूर आज कुछ गुनगुनाएं। बिल्कुल मैम, मैं गज़लें गाती हूँ जी। जिस तरह से आपने मुझे बचपन के बारे में पूछा तो वो गज़ल मेरे बचपन में उतर जाती है मेरे दिल में। जी। चित्रा सिंह जगजीत सिंह की गज़ल है, कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मुझे लगता है ये अकेली मेरी तालियां नहीं है,
ये हर उस व्यूवर की ओर से है कि आपने वाकई ही बहुत अच्छा गाया मैम। और आपकी जो आँखों में इस वक्त जो मोती पिरोई हुई आपकी आंखें हैं, जो आंखें भर आई हैं आपकी गाती हुई, निश्चित रूप से जो बचपन की यादें हैं कहीं उसमें आप चली गई। मैम, जाने से पहले अपना आसमां आपके लिए क्या है? देखिए, मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हर नारी शक्ति को आपके माध्यम से अपनी बात रखने का आप अवसर दे रही हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा आसमां हमारे लिए खाली कर दिया है। अब हमें उसमें अपने आप को साबित करना है, हमें अपने आप को अपने पंख लगा के उसमें उड़ना है, क्योंकि पूरा आसमान हमारे लिए खाली छोड़ दिया है। आप जितना उड़ सकते हो उड़ो, जितना अपने आप को साबित कर सकते हो करो। क्या बात है मैम, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई, आपने अपने जीवन के सफ़र के अहम पहलू, अहम कहानियाँ, अहम किस्से हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत की चौपाल से लेकर संसद के सदन तक ये सफर सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, शिक्षा और सेवा के संगम की कहानी है। जी हाँ, लता वानखेड़े जी ने ये साबित किया है कि अगर जड़ें मजबूत हों तो उड़ानें ऊंची होती हैं, और छोटी सी लता डॉक्टर लता वानखेड़े बन जाती हैं। और अगर महिलाओं के साथ जुड़ाव शुरू से हो तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं, क्योंकि ठान लिया था उन्होंने। सागर की मिट्टी की खुशबू आज संसद में गूंज रही है, क्योंकि वो प्रेरणादायी शख्सियत आज उस आसमां की उड़ान भर रही है। इसी बात के साथ कि आप भी भर सकती हैं अपने आसमान की उड़ान, लेकिन अपने हौसले को बुलंद रखिए और उन्हीं बुलंद हौसलों के साथ भर लीजिए अपनी उड़ान, क्योंकि ये आसमां आप ही का है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।